आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में वापस। आपकी भारत की जो ये यात्रा शुरू हुई थी, जी तो 13 मई को आपकी किताब जो इस वक्त ये प्री पार्टीशन पंजाब कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जी ये सुभाष घई जी ने यहाँ पर रिलीज़ की थी। और उसके बाद से लगभग 2 ढाई महीने जी आपने पूरे भारत में जो है ट्रैवल किया है, जी अलग अलग शहरों में गए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात हुई है और बेशक। आपने कई जगह पे लेक्चर्स किए हैं। जी तो आपका ये जो 2 ढाई महीने का भारत का आपने अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग लोगों से मिले, उसके बारे में आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपके क्या इंप्रेशंस हैं, ये ज़रा आप बताइए। देखें अपना राजन जी, आप के हाँ यहाँ से ही शुरू हुआ। जी अ, घर में हमने रिकॉर्ड भी किया जी इंटरव्यू। उससे पहले सुभाष घाई जी के स्टूडियो में बुक लॉन्च भी हुई। जी तो पंजाबी में कहते हैं कि बूटा तो तुसी लाए। तो वो बूटा इतना फला फूला कि उसके बाद मैंने हिंदुस्तान के इतने शहरों में जाके जी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश किया है। और मैंने हर जगह पे देखा कि दो चीज़ें हैं, यानी लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं। जी मैं जिसके घर गया वहाँ पे किताबें और मेरी लोगों ने किताबें भी पढ़ी हुई थी, जी जैसे आपने सब पढ़ी हुई है, आपने मुझे बताया सारा कुछ। जी तो एक तो ये रिवाज है पढ़ने लिखने का। जी दूसरा, मेरी वीडियो बहुत लोगों ने देखी हुई थी। जी तो उसमें जो मुझे समझ आती है कि अगर आप सच की तलाश में निकले और जी वो सच आप ढूंढ लें और आप में हिम्मत हो लोगों को बनाने की, तो उसमें एक बड़ी कशिश होती है। जी लोगों ने जो मुझे अपने घरों में बुलाया, यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया, थिंक टैंक्स में बुलाया, जी और वहाँ पे बिल्कुल ओपन डिस्कशन हुई। जी उनके सवाल जो थे उनका जवाब देने की मैंने कोशिश की। जी कई दफ़ा जब मैंने कहा कि अमन होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, आपकी इस बात को तो हम मानते हैं कि इस इलाके में अगर अमन होगा, दोस्ती होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट होगा, तो सबका फ़ायदा है। जी लेकिन अगर पाकिस्तान में बार बार एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म इंडियन सॉइल पे होती है, जी या आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये एक नफ़रत का फ़लसफ़ा जो सिखाया जाता है, तो किस बुनियाद पे हम वाकई एक जेन्युइन दोस्ती तलाश कर सकें। तो मैंने उनकी इस तनकीद को बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना पूरा तरीका जो है ना हिंदुस्तान के साथ डील करने का, जी रिलेट करने का, वो बदलना चाहिए। जी इसमें सबका फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा है। जी मैं आपको बताऊं, वहाँ से जब से मैं आया हूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट की ईमेल भी आती रही हैं। जी और मसलन एक है नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जी और वज़ीर अली इंडस्ट्री के जो हैं अपना यावर अली सैयद, वो भी उनके साथ मिलके उन्होंने एक पूरा कई पॉइंट्स का एक वो बनाया है चार्टर जी कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड से कितना फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को। जी इसी तरह एक जस्टिस वहाँ पे हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज रहे हैं, जी तो उन्होंने भी कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भला है। जी बाकी जो मेरे वहाँ पे पाकिस्तान में मेरी बात समझते हैं, और मैं अकेला नहीं, कई लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं जी कि ये क्या एक अननेचुरल, अनटेनेबल तरीका है कि दो मुल्क वो हमेशा दुश्मनी के हवाले से ही एक दूसरे को देखते हैं। जी ये कोई तरीका नहीं है, ना इंसानों के लिए ना नेशंस के लिए इकट्ठा रहने का। तो ये जितनी गलत फहमियाँ हैं, दूरियाँ हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। जी तो इसी तरह फिर हिंदुस्तान में मैं जब आया जी तो एक के बाद करते करते इनविटेशंस आती गई, और हुआ ये है कि अब आज है 23 जुलाई जी 2023। जी जब मैं आया था तो 7 मई को आया था, जी और 9 मई को मेरा नासिक में मेन टॉक हुई। जी
13 को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उससे पहले हम वो किताब की लॉन्च हुई थी, जी तो सिलसिला चलते ही गया आगे। जी और लोगों के अंदर मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी वार्मथ मिली है जी कि आप यकीन करें, कोई मुझे कहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये दो लोग मुख्तलिफ हैं, ये इसकी मुझे कोई जगह नहीं मिली। ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, थोड़ा सा खाने में चेंज है, लेकिन जज्बात और जो गुडविल है वो उतनी है। तो पाकिस्तान में भी जो आम लोग हैं उनमें मैंने कोई ऐसी नफ़रत नहीं देखी जी और यहाँ पे मुझे नफ़रत कहीं नहीं मिली जी। तो इससे तो मैं यकीन करता हूँ कि अगर हम सब कोशिश करते रहें जी और हमारी 2-3 ही डिमांड्स हैं कि 65 प्लस को आप वीज़ा रजीम रिलैक्स कर दें। ख़ास तौर पे पंजाब में लोग अपने आने जाने गांव शहर देखने, और आप बाकी लोगों को मिलेंगे तो पता लग जाएगा कि यार बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जी इसके साथ अगर हम ये भी कर सकें कि ट्रेड वाघा अटारी पे और हुसैनी वाला और कसूर के ये 2 बॉर्डर खुल जाते हैं, और फिर सिंध में भी है, जी तो इसका फ़ायदा वहाँ के लोकल लोगों को भी है और पूरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आसानी से, तो इसमें फ़ायदा, इट्स अ विन 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 केस। जी तो यहाँ पे तो उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया गया। जो ऑब्जेक्शंस यहाँ पे हैं वो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है। जी ज़ीरो टेररिज्म, नो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिंदूज और इंडिया। जी बस ये है कि 2 मुल्क हैं, बन गए हैं, जी और इनका ताल्लुक़ एक दूसरे से एज इन गुड फेथ और ट्रस्ट में होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। आफ्टर ऑल यूरोप का एग्जांपल है कई जंगों का, तो बाद में यूरोपियन यूनियन बहुत कामयाब एक रीजनल है। तो सार्क का फ्रेमवर्क पहले से एग्जिस्ट करता है जी उसको दोबारा ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। वी आर ऑलरेडी कमिटेड टू सार्क। जी और सार्क की कंडीशंस ही ये है कि जो हमसाए मुल्क हैं उनमें जो गुर्बत है, जी उनमें जो ये क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं, जो क्या कहते हैं इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, और इस किस्म की जो बीमारियाँ और ये उसको टैकल करने के लिए कोऑपरेशन के ज़रिए ही पूरे इलाके को बेहतर बनाया जा सकता है। जी तो ये मेरे जो बातें जहाँ पे भी हुई, बड़े बड़े मशहूर इंस्टीट्यूशंस इंडिया के जो हैं उन्होंने मुझे बुलाया जी और बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुना जी और बहुत सिंपथेटिकली मेरी आर्गूमेंट्स को भी उन्होंने सुना। तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ ग्रेटली प्रिविलेज्ड। मेरे पे एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अवाम और यहाँ के है कि उन्होंने मुझे, मेरा यकीन जो है इंसानियत में उसको बहुत मजबूत किया। बहुत मजबूत किया आपने। पिछले 2-2.5 महीने में जी काफ़ी जगह आप गए हैं, तो 2-3 चीज़ों में आप के क्या इसमें असेसमेंट क्या है भारत के बारे में? जैसे क्या है कि एजुकेशन, जी यहाँ पर जो ट्रैक इन्होंने अपनाया है जी वो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जी फिर एग्रीकल्चरल एरियाज़ में। जी जी तो आपने क्या गैदर किया है? आपको क्या लगता है कि ये सही डायरेक्शन है जो चल रही है? बहुत सही है। बल्कि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट है ना, जी वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं है, जी वो सारी फील्ड्स में मिल के एक कॉम्पैक्ट कोहेरेंट किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। जी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न और आज के दौर का, जहाँ से हम आ रहे हैं तो नए ब्रिज बन रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं। जी तो आने वाले वक्त में और भी जी बॉम्बे की जो ट्रैफिक जैम्स हैं वो लगता है जी हैंडल हो सकेंगे। जी जी हाँ जी, और बाकी शहरों में भी। जी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई पे तो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान बहुत कामयाब है। जी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान बनने के बाद बनाए गए, जी और वो 9 थे सुने, अब वो शायद 36 हैं या उससे ज़्यादा भी हो गए हैं, आईटी और ये और वो। तो उनका फल जो है वो नज़र आता है। जी मुझे कोई बता रहा था कि सिर्फ बेंगलोर में
17 लाख आईटी इंजीनियर्स हैं। जी इतने कोई 7 लाख हैदराबाद में हैं और अहमदाबाद में भी हैं इतने, और पुणे और चेन्नई, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ आईटी के गढ़ बन चुके हैं। जी तो जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग होंगे, और पढ़ाई लिखाई में कम से कम इंडिया ने कोई बेकार किस्म का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं की। जी जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स है, जो फिज़िक्स है वो फिज़िक्स है, जी जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है, जी और लोगों को उसमें अपने टैलेंट के मुताबिक पढ़ने का मौका भी दिया है। जी बल्कि मैंने ये भी देखा है कि जो बैकवर्ड किस्म की सोसाइटी के लोग हैं, बच्चे मुझे मिलने आए, जी उनके कपड़ों से, उनके तरीके से पता लगता है कि ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड है। जी हाँ जी, लेकिन वो पीएचडी कर रहे हैं, और उन्होंने जो मुझसे सवाल किए वो बड़े पढ़े लिखे वाले लोगों के सवाल थे। जी तो ये जो आपका ब्रॉड बेस भी बन रहा है कि सिर्फ एक किस्म के लोगों को ये फ़ायदा नहीं हो रहा, ब्रॉड बेस्ड हो रहा है। जी ये भी आप देखें। फिर तीसरी जो सबसे इम्प्रेसिव अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो वो है औरतों की जो है इक्वालिटी और टॉलरेंस और जेंडर। जी हर ऑफिस में, हर सड़क पे, दुकानों में रात के 11-12 बजे तक मैंने देखा है यंग ओल्ड जो भी हैं औरतें बिल्कुल स्लो पेस जैसे घर से जा रही हैं, कोई डर नहीं उन्हें कि हमारे पीछे कोई आ रहा है या कुछ। तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी कि औरतों के लेवल पे जो है ना कॉन्शियसनेस कि भी ये भी एक इंसान है सोचने वाले, जी और उनको पूरा हक है अपनी क्वालिटीज़ के मुताबिक आके बढ़ें। जी मैं यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी को भी मिला जाके, जी नासिक में मुलाकात हुई, और ये 2 दिन पहले यहाँ मुंबई में भी बहुत जो उनके लीडिंग लोग हैं उनसे भी हुई। सब ने एग्री किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सबके उसमें भला है, और इसी के अंदर हमें अपनी राह ढूंढनी है। जी और कम से कम जिन लोगों को मिला वो अपनी लड़कियाँ और ये वो हाईली एजुकेटेड हैं। जी अब पैगाम ये है कि जहाँ पे मौलवियों का होल्ड है ना, जी वहाँ पे ये मॉडर्न इल्म और इसकी तरफ थोड़ी सी उसको आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा जी कि जो मदरसे हैं वो या तो बहुत कम हों जो कि रिलीजियस एजुकेशन देते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए जो मसाजिद के मौलवी हैं, जी लेकिन वहाँ पे अगर वो स्कूल भी हैं एक स्कूल के तौर पे तो मॉडर्न एजुकेशन आनी चाहिए। जी तो मुसलमानों को मैंने हर जगह पैगाम दिया है कि देयर इज़ नो अदर वे फॉर यू जी एक्सेप्ट कि आप पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें और अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं। जी तो मुझे जो नज़र आ रहा है हिंदुस्तान में आपकी हुकूमतें बदलती रहें, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती रहें, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट है ना जी और उसमें कि सबको साथ लेके चलना है, जी वो सियासत अभी भी है। और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से मुझे लगता है इंडिया जो है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा, उसकी दुनिया में पॉलिटिकल क्लाउड भी बढ़ता जाएगा, जी क्योंकि इंडिया ने कोई एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन या टेररिज्म में कहीं आपको नज़र नहीं आता। जी तो इसका मतलब है कि दुनिया ट्रस्ट भी करती है इंडिया को। जी जी सियासी तौर पे ऑब्जेक्शन हो सकती है पॉलिसीज़ पे ये वो, बट इंडिया पे इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जी तो अगर यूँ देखा जाए तो फिर डजेंट मैटर कौन लीड कर रहा है कौन नहीं कर रहा, एज लॉन्ग एज दे आर कीपिंग टू दिस इंक्लूसिव जी होलिस्टिक फ्रेमवर्क, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जी और मैं बहुत खुश हूँ। अब ये चंद्रमान वाला भी मेरे होते हुए हुआ है, जी और आई होप लाइक मोस्ट ऑफ अस कि ये कामयाब भी हो जाए जी और इस इलाके से आउटर स्पेस में हमारी भी मेंबरशिप हो, जी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अल्टीमेटली एक ही कल्चर है, एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा है। जी तो जो भी इसे लीड कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, मैं यूँ देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी आपने ये बात की कि यहाँ पर भारत में
कि मुसलमानों का किस प्रकार से जो उनका जीवन या उनके साथ में किस प्रकार का जो है वो बिहेवियर या उनकी सोच। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ख़ास करके पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं जी वो जो है अक्सर स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ में सलूक जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। जी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं कि मिनॉरिटीज़ के साथ में भारत में जो सलूक है ठीक नहीं है। चले आपने क्या यहाँ पर आपके तासुरात क्या हैं, आपका अनुभव क्या है यहाँ में? देखें, पाकिस्तान में ये आम कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो है वो बहुत जुल्म हो रहा है, उन पे हमले होते रहते हैं। और देखें, पाकिस्तान का बनना जो है ये लाजमी था मुसलमानों को और इस्लाम को बचाने के लिए। जी अब मसला ये है कि अगर वाकई ये सच है कि हिंदुस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है, तो आप यूँ करें कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं खोल दें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ताकि उस मुल्क में वो पनाह लें जिसके लिए इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए बनाया गया था। जी वो दरवाज़े तो हैं बंद। तो सिर्फ एक यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए एक जमहूरियत में। और कुछ मुसलमानों के साथ बात भी हुई तो वो समझते हैं कि मुसलमानों पे आजकल के दौर में ज़रा ज़्यादा एक है वो कॉर्नर किए जाते हैं। जी लेकिन ये अपनी अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जो देखा है कि लोग रोड के ऊपर क्या डर के क्रॉस कर रहे हैं, जल्दी से कर रहे हैं, या वही पेस से वो आगे पीछे जा रहे हैं जो नॉर्मल होती है। जी दुकानें जो हैं वो मुसलमान पॉश इलाकों में बॉम्बे के, वो सारा बाज़ार ही मुसलमानों का है। जी और मसाजिद के अंदर अजानें मैंने खुद सुनी हैं। तो अब कहाँ वो एविडेंस है इसका कि मुसलमान यहाँ जो हैं वो। अच्छा, मुझे एक मिले नासिक में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल हूँ लॉ कॉलेज का, जी मुसलमान थे। जी तो उन्होंने कहा ये लॉ कॉलेज बनाया ब्राह्मणों ने हुआ है। जी तो वो कहते हैं मैं मुझे वहाँ प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने कहा ये तो फिर प्रूफ है जी कि जो क्वालिफाइड बंदा है उसको यहाँ चांस दिया जाता है। तो दोनों किस्म की हैं। कुछ लोगों को ये पता नहीं सियासी तौर पे है, या कुछ हमले तो हुए थे ना, ये आप भी जानते हैं। वो नॉर्थ इंडिया में काऊ स्लॉटर के हवाले से, वो नहीं होने चाहिए। एक जमहूरियत के अंदर किसी को हक नहीं कि किसी और पे हमला करे। अगर वो हुए हैं तो वो गलत हुए हैं। जी लेकिन क्या रोज़ ये हो रहे हैं और मुसलमान जो हैं वो एक हर जगह पे डर के रह रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। जी बल्कि मैंने तो देखा है कि मुझे कई मुसलमानों ने कहा है कि भाई साहब बात सुने, ठीक है यहाँ पे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे ज़्यादा महफूज फील करते हैं, सेफ़। जी हमने देखा है कि यूपी से जो मुसलमान गए वहाँ पाकिस्तान में, अब उनका क्या हाल है। वो जो MQM और ये सारा बन आज भी गया, उनको महाजिर कहा जाता है। उन्हें मुहाजिर ही कहा जाता है। वो ख़ुद भी अपने आप को मुहाजिर बना के उन्होंने सिंध के जो हिंदुओं की छोड़े हुए दुकानें थीं और वो सारी कब्ज़े में की। वो बैकग्राउंड है पूरी उसकी। जी जी लेकिन उनके नंबर्स तो थोड़े हैं। जी तो अल्टीमेटली जो अवाम है हमारे पाकिस्तान के, पंजाबी हों, सिंधी हों, नंबर्स तो उनके ज़्यादा हैं। जी तो अल्टीमेटली ये उर्दू स्पीकिंग भी जो है ना कॉर्नर हो गए हैं जी पाकिस्तान की सियासत में। जी पाकिस्तान जब बना था तो ये आए यहाँ से, यूपी से थे कि हम हुकूमत चलाएंगे पाकिस्तान की। जी तो लॉन्ग रन में तो वो नहीं हो सकता। जी अब तो पंजाबियों के हाथ है या बाकियों के हाथ में है। जी सो यहाँ का मुसलमान जो है नॉर्मल हालात में अगर उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो उसको चांस भी आगे बढ़ने का मिलता है। जी मुझे मिले लोग जो ऑल इंडिया रेडियो पे काम करते हैं, तर्जमे पे काम करते हैं, डबिंग जो होती है वहाँ पे करते हैं। और मुझे लोग बता रहे थे कि पता नहीं 400-500 महाराष्ट्र के अंदर ही ये हैं चैरिटेबल स्कूल जो चलाते हैं मुसलमान। जी और उनके अपने अखबार भी हैं, उनके रसाले भी हैं।
तो वो तो कोई इंडिकेशन नहीं ना है घर के रहने का। जी तो अगर कुछ होता है सियासी तौर पे, वोट बैंक पॉलिटिक्स या कुछ, तो वो भी महल डेमोक्रेसी में उसका चांस नहीं होना चाहिए। जी मगर ऑन द होल मैं समझता हूँ इंडिया इज़ डीलिंग विद द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जी इकोनॉमिक टर्म्स में जी अभी हाल ही में भारत का एक समझौता हुआ है श्रीलंका के साथ में। अच्छा जी, जिसमें करीबन दोनों मुल्कों को जोड़ने की, ब्रिज द्वारा जोड़ने की बात चल रही है। करीबन 23 किलोमीटर का शायद वो ब्रिज होगा। अच्छा, ब्रिज बनेगा? जी। वाह वाह, अच्छा। और यहाँ से पेट्रोलियम की पाइपलाइन का भी वहाँ पर कनेक्ट करने की बात है। अच्छा, अब श्रीलंका छोटा देश है, ठीक बड़ी है। अच्छी बात है कि भारत के संबंध अच्छे हैं और वो वहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसी अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के साथ में तो हमारा बॉर्डर जैसे लाहौर अमृतसर जी 30-35 माइल दूर है। जी। सियालकोट और जम्मू जो है वो बिल्कुल नज़दीक हैं। इस तरह से बॉर्डर के सारे शहर एक दूसरे के नज़दीक हैं। जी और भारत अभी भी उसके लिए बहुत बड़ी एक एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत है। ठीक है। बीच में बात भी हुई थी कि ईरान से यहाँ पर गैस पाइपलाइन आ सकती है, उसमें पाकिस्तान भी बेनिफिशियरी होता, जी भारत भी होता, जी। ईरान भी होता। इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों मुल्कों के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? देखें, मैं समझता हूँ ये जो प्रोजेक्ट है ना, ईरान से पाइपलाइन जो है यहाँ तक आए और फिर एक पाइपलाइन रशिया से भी आनी थी। जी दोनों मुल्क जो ये हैं वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन पाकिस्तान में ना रुक जाए बल्कि इंडिया तक जाए, जी, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट तो इंडिया है। इंडिया। तो अब पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी जो जियो स्ट्रेटिजिकल पोजीशन है जी उसको इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान को फोर्स कर देंगे कि वो आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर कर दे और वो शायद कश्मीर भी दे दें। इससे बड़ी डिलूजन, जी यानी खुद को एक अनरियल वर्ल्ड में रखने की और कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। जी मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर इंडिया के पास है हाँ जी उसमें जो भी इनकी पॉलिसीज़ हों, दैट्स फॉर द इंडियन पीपल, जी कश्मीरी पीपल एंड द इंडियन गवर्नमेंट टू डिसाइड। जी सीज फायर लाइन जब तक, या लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर इंडिया अपना कुछ कर रहा है तो उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। जी हम अपने वाले पाक कश्मीर में भी अपनी पॉलिसीज़ रखते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, गलत या सही उस पर बात नहीं हो रही। और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप ये जो है गैस पाइपलाइंस को बंद कर रहे हैं, जी दिस विल नॉट डिलीवर एनीथिंग टू पाकिस्तान। जी ना पहले हो सका ना अब होगा। ये अगर समझ आ जाए तो पाकिस्तान इन सारी पॉलिसियों को छोड़ के जो इसमें फ़ायदे हैं जी उसकी तरफ आए। इसकी बुनियाद सिर्फ आइडियोलॉजिकल है, जी या कह सकते हैं कि स्टेट नैरेटिव इस किस्म का बनाया गया कि उसके अंदर अगर ये बात करेंगे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो वो है ना नेशनल नैरेटिव वो कमज़ोर हो जाता है। जी बात यह है कि इसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी तो फिर भी वो चला रहे हैं जी तब से, तो फिर वो भी ज़ीरो कर देना, जी ख़त्म कर दें। वो क्यों नहीं करते? जी क्योंकि इंडिया ने जो प्रॉमिस किया था 80% पानी आपको मिलेगा वो उनको मिल रहा है। जी तो प्रूफ तो यही है कि इंडिया इन चीज़ों को कोई ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी और अगर ये समझ आ जाए तो फ़ायदा पाकिस्तान का है। जी इंडिया को भी बेशक फ़ायदा है, ये गैस की ज़रूरत है, सारा कुछ है। तो जहाँ सबकी विन विन गेम हो उसको नाम मानना जो है वो अपने मुल्क के साथ एक नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। यही सारी चीज़ें आप वर्ल्ड मार्केट से ख़रीदते हैं और कई गुना ज़्यादा कीमत पे। जी तो ट्रेड भी जो है इंडिया पाकिस्तान की अगर वागा पे हो तो वारे न्यारे हो जाएं, जी लेकिन वो ट्रेड लोग कहते हैं मियाँ हो रही है लेकिन वाया दुबई होती है। तो जो दुबई के जो है ना बीच में से ये लोग, जी ये उनका फ़ायदा है इसके अंदर जी कि वागा और अटारी का बॉर्डर ना खुले। जी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान
कि सेल्फ इंटरेस्ट में ये है जी कि इस किस्म की प्री कंडीशंस लगाने की बजाय जी वो हकीकत पसंदी की तरफ आए जी और ये पाइपलाइंस भी आनी चाहिए, ट्रेड भी होनी चाहिए और लोगों का आना जाना भी शुरू होना चाहिए। जी ना पाकिस्तान ख़तरे में है, ना इस्लाम ख़तरे में है, जी कोई भी ख़तरे में नहीं है। जी ख़तरे में अगर कोई है तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत को अपने स्कंजे में लिया हुआ है जी और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी आवाम के साथ जो भी होता हो ये उनका सरदे दर्द नहीं है। जी तो मैं इस सारी पॉलिसीज़ को सेल्फ डिफीटिंग कहता हूँ। जी मैं एक लफ्ज़ है नाहिलिज्म अप्लाई करता हूँ। जी दिस इज़ नाहिलिज्म, जी इट इज़ इन्फेंटाइलिज्म, यानी बचकाना लेवल की सोच है। जी तो अगर ये पाकिस्तान इसको खुद ही रियलाइज़ कर ले तो फिर तो कमाल ही है। जी विदाउट पाकिस्तान सॉवरेंटी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी अपनी जगह कायम है, सिर्फ आप फ़ायदा उठा रहे हैं नेबर के साथ होने का, तो ये कौन सी बुरी बात है। जी एजुकेशन सिस्टम में जी। दोनों मुल्कों के आपने कुछ फ़र्क पाया होगा। अभी भारत में जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है उसका प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया के सामने है। जी जी उसका यहाँ की IITs हैं, यहाँ के IIMs हैं, बाहर दुनिया भर के तकरीबन अच्छे अच्छे कॉरपोरेट्स के CEO जो हैं वो भारतीय ओरिजिन के हो गए हैं। अच्छा, भारत में जो है आपके पास में जो चॉइस है, भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, जी उनके पास भी चॉइस है जी कि वो बच्चे को जो है वो मदरसे में भेजना चाहते हैं कि वो एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, जी। या एक अपनी रिलीजियस एजुकेशन देते देते उसके साथ भी उसको वो एजुकेट प्रॉपरली करना चाहते हैं। ये एक उनके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शंस पूरी जनता के पास में यहाँ पर समेत मुसलमानों के हैं। पाकिस्तान में लगभग ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं है ये वाली, तो वहाँ पर कंपल्सरीली ही उसको बच्चे को मकतबे में या एक मदरसे में भेजा जाता है। ये एक कारण हो सकता है कि वहाँ से कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं है। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस जो है फील्ड में ध्यान नहीं दिया? इस पे 2-3 चीज़ें मैं इलेबरेट कर दूँ। जी सबसे पहले तो पाकिस्तान में 5% बच्चे मदरसों में जाते हैं, जी लेकिन जहाँ 5% वो मदरसे में जाते हैं वहाँ ये भी हकीकत है कि 2.5 करोड़ 25 मिलियन, कुछ कहते हैं 35 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। सो सैड। स्कूल ही नहीं है। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से स्कूल नहीं बनते, एक ये है कि स्कूल में जाने का कोई इंसेंटिव नहीं है जी और गरीब ख़ानदान अपने बच्चों को बजाय स्कूल में भेजने के जी वो उनसे घर की सपोर्ट के लिए नौकरों के तौर पे और इधर उधर जी। एम्प्लॉय करवा देते हैं। जी तो पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए एजुकेशन में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। जी और फिर एक है कि जिनके पास पैसे हैं वो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। जी आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं उनको फिर जो गवर्नमेंट के बनाए हुए स्कूल हैं वहाँ पे ही बच्चों को भेजना पड़ता है। जी टैलेंट बहुत है जी इन स्कूलों में, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना उनको कोई फंडिंग सही मिलती है, ना टीचर्स जो हैं बेचारे उनके पास इतने वो होते हैं वसाइल जी कि वो एक बेहतर एजुकेशन दे सके। अच्छे लोग वहाँ पे भी हैं, चैरिटी का काम भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन जहाँ पे स्टेट की सपोर्ट ना मिले और ख़र्चा जो है कहते हैं एजुकेशन पे बहुत लो है पाकिस्तान में बजट का जी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की इकॉनमी कोई 8-7 गुना बड़ी भी तो है ना, जी तो जो भी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी हिंदुस्तान के मैंने जो देखा है एजुकेशन सबके लिए मुमकिन है जी और जो गवर्नमेंट स्कूल भी है वहाँ से लोग पढ़ के आगे आए हैं, जी गुड क्वालिटी स्कूल्स। जी जाहिर है जिनके पास पैसे हैं वो फिर एलीट
बच्चे यहाँ पे भी अंग्रेज़ी स्कूलों में जाते हैं तो हमारे यहाँ भी जाते हैं। तो पाकिस्तान की एलीट के लिए कोई मसला नहीं है जी। मसले हैं आम मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के और फिर बेतहाशा गरीब लोगों के। जी। अच्छा, जो 5% जाते हैं ना मदरसों में, जी। ये वो हैं जो बहुत गरीब लोग हैं जी। जिनकी औलाद तो हो जाती है लेकिन उनको घर में रोटी देने की और कपड़े मुहैया करने की कोई उनके पास नहीं होती। जी। तो वो अपनी गुर्बत को मद्देनज़र रख के इन बच्चों को मदरसों में डाल देते हैं। जी। इसके बावजूद 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़ बच्चे फिर भी जी। ना मदरसों में हैं तो ना किसी और स्कूल में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी अवाम के साथ एक धोखा है, एक फरेब है, जी। एक क्या कहते हैं वो बिट्रेयल है अवाम का। जी। वो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये हक होना चाहिए कि वो स्कूल में पढ़े जी। और अपनी काबिलियत के मुताबिक वो अगर उसमें हो तो आगे भी पढ़े। आगे कंपल्सरी एजुकेशन कम से कम 10 साल तक होनी चाहिए। जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये सब जिक्र है जी। लेकिन अमलन कुछ नहीं है। जी। कई चीज़ें जो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए ना, ह्यूमन राइट्स ये वो, तो आपको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ें तो उसमें ये सब चीज़ें हैं जी। लेकिन अमलन कुछ नहीं है। जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मदरसे में जो 5% जाते हैं जी। वो अपनी मजबूरियों की वजह से जाते हैं जी। कि उन बच्चों को वरना घर में पालने के लिए कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जी। और उसके बावजूद जी। 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़ जो भी फिगर है तो जाएंगे। वो कहीं भी नहीं जाता। और जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं वो कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर उनका मेयार कंपैरिजन के एतबार से बहुत मॉडेस्ट होता है। जी। तो मैं समझता हूँ जो स्टेट अपने बच्चों को और अपनी एजुकेशन पे जोर नहीं देती। जी। एक और चीज़ जो है, क्योंकि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाई गई जी। तो वो समझते हैं कि इसमें मज़हब हर सेक्टर में लाना चाहिए। आप फिज़िक्स के भी स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी आ जाती है, केमिस्ट्री के हैं, कुछ भी हैं तो वहाँ पे रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन का काम भी चलता रहता है। जी। और मैंने कई दफ़ा कहा है कि मज़हब के साथ जो रिस्पेक्ट है या मोहब्बत है वो स्कूल के इम्तिहान में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग फिर वो सिर्फ याद करके लिख देते हैं, फीलिंग्स कोई नहीं होती। जी। तो आप क्यों ये कर रहे हैं? एक फिजिसिस्ट को, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? जी। ज़ीरो। जी। एक एडिशनल पेपर है जो पास करना पड़ता है जी। जिसमें कोई पॉजिटिव गेन नहीं है। जी। तो एक तो मेयार एजुकेशन का बड़ा लो है, ऊपर से इंडोक्ट्रिनेशन का जो एक एडिशनल पॉलिसी है वो उस एजुकेशन के सिस्टम को भी और कमज़ोर कर देती है। जी। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो आइडियोलॉजी ड्रिवन है। जी। ये लोगों के इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं है। जी। इंटरेस्ट अगर कोई है तो एलीट का है, और वो है कि पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हो, ऑफिसर हो तो लूट लो जितना भी तुम लूट सकते हो। जी। ठीक है, शरीफ लोग हैं जो ये नहीं करते, वो हर मुआशरे में आपको मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की एलीट वन ऑफ द करप्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जी। तो ये सारा कुछ अल्टीमेटली हमारे हुक्मरानों का वो अवाम के साथ एक दगा जो उन्होंने दिए है ना, जी। और उसमें हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी के ये हम पे हमला करना चाहते हैं, इस किस्म की मंतिक को लेके उन्होंने बाकी हर हकीकत की जो चीज़ है, मॉडर्न एजुकेशन, एनलाइटेंड एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, उसका सत्यानाश कर दिया। जी। अक्सर एक ऐसा इम्प्रेशन रहता था जी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध हैं, जी वो कई बार पॉलिटिकल जो लेवल तक सुधरने की बात होती रही है जी। कई बार, और ये इम्प्रेशन था कि आर्मी उसको आके सैबोटेज करती है। जी जी हुआ भी इस प्रकार से 2-3 दफ़ा कि अपने वाजपेयी जी जब लाहौर बस यात्रा लेके गए, बेशक बेशक, उसके बाद में मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, जी फिर मोदी जी
यहाँ चले गए इनके नवाज शरीफ जी के यहाँ पे। जी 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 तो उसके बाद में पठानकोट हो गया। जी जी बिल्कुल। और नवाज शरीफ तो कई बार ऑन रिकॉर्ड है जी कि उसने कितनी बार कहा, पंजाबी में जैसे कहते हैं कि भाई दोनों पासे ते असी आलू गोश्त खाने आ, जी जी उधर भी ते इधर भी, जी जी साढ़े लोगों जो फ़र्क की है। ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि भाई वो भी इस बात को मानता था कि आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए। जी तो इल्ज़ाम हमेशा जो है आर्मी पर रहा कि आर्मी आके सैबोटेज करती रही। हाल ही में एक ऐसी इंसिडेंट हो गई जी कि जब ये सुनने में आया है, अब उस खबर की सच्चाई कितनी है अच्छा। ये तो शायद आर्मी वाले जाने या वहाँ के सियासतदान जाने। जी ये सुनने आया कि जनरल बाजवा जी वो और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, जी उनकी मीटिंग हुई थी ओह। और आपस में ये बात लगभग तय हो गई थी कि हम कश्मीर का जो मसला उसको एक बार थोड़ा सा डीप फ्रीज़र में ठीक रखें है। और अपने तलकात अच्छे करें। तो कहते जब ये बात वहाँ पर सिविलियन हुक्मरानों के पास आई, इमरान खान तक आई, और जनरल बाजवा लगभग ऐसा सुनने में जो आया है जी कि उसको कन्विंस कर चुके थे, लेकिन शाह महमूद कसूरी जो पाकिस्तान का नहीं कुरैशी कुरैशी, जी। हाँ जी, जो अपने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इमरान को कि तुमको कहा जाएगा कि तुमने कश्मीर का जो मसला छोड़ दिया है, तुमने अवाम को जो है ये धोखा देगा, अवाम मानेगी नहीं। तो अब इस चीज़ से क्या एनालिसिस किया जाए, क्या बात जो है उसका हम कंक्लूज़न निकालें कि वहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं वो नहीं करना चाहते कि वहाँ की जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों देशों के तलकात में सुधार नहीं चाहती। देखिए ये बहुत ही आपने अहम सवाल कर दिया है जी कि एक्चुअली पाकिस्तान में कौन है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बेहतर होने की बजाय उनमें हमेशा कोई ना कोई शरारत हो जाती है और वो काम वहाँ पे रुक जाता है। जी तो मेरे ख्याल से सिर्फ आर्मी को ब्लेम करना बिल्कुल बेमायनी है। जी मैं तो ये भी कहूँगा कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के दरमियान जी जो थे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जी उन्होंने जनरल अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, हम हमला कर देते हैं कश्मीर के। जनरल अयूब ने रिफ्यूज़ कर दिया। जी ठीक है। और उस मौके पे जब इंडिया फंसा हुआ था जी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जी सो एक तो आपको मैंने मिसाल दे दी है, बल्कि 65 वॉर भी जो प्लानिंग हुई है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक जी और फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं क्या नाम था उनका, एनी हाउ जी इन तीनों ने मिल के ये प्लान बनाया, जी ऑपरेशन जिब्राल्टर जी एंड देन ग्रैंड स्लैम। जो अयूब खान ने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन वो काम शुरू हो गया। तो ये एक बिल्कुल इसे कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ कन्वीनियंस जी कि हमेशा हर बात आर्मी पे डाल दो। इसी तरह जब आप जनरल बाजवा पे आ रहे हैं जी तो मैंने वो खुद सुनी है, एक्चुअली ये खबर ही नहीं है, कि उन्होंने 7 घंटे जर्नलिस्टों से बात की जी और बाद में ऐलान हो गया कि हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिज्यूम करेंगे और कश्मीर के इशू को उसका एक प्री कंडीशन नहीं बनाएंगे। जी एक मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए और उन मिनिस्टर साहब ने एक लिस्ट भी दे दी गुड्स की जी जो अब इंडिया से मंगवाएंगे। लेकिन इमरान खान के कैबिनेट में शाह महमूद कुरैशी और एक दो और मिनिस्टर्स ने स्टैंड यही ले लिया जो आप बता रहे हैं, तो वो काम नहीं हो सका। जी तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ आर्मी इज़ टू बी ब्लेम्ड? जी हमारे पॉलिटिशियन जो हैं जी वो भी बहुत इस मामले में वो मौका परस्ती करते हैं। दिस इज़ ऑल अपॉर्चुनिज्म। जी मसलन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो ने जी वहाँ पे बयान दे दिया यूएन के किसी इशू में, द बुचर ऑफ गुजरात जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ। अब आप ये कह के तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छा बनाना चाहें तो ये तो बिल्कुल बकवास है ना। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो मैंने कहा है कि एक रूल है कि व्हेन यू आर इन ट्रबल और यू वांट क्विक सक्सेस, जी तो इस्लाम की कोई बात शुरू कर दें या आप हिंदुस्तान पे कोई इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। जी उससे वो समझते हैं कि
इसमें अवाम इन्वॉल्व नहीं है, लगता है कि ये अवाम के लिए करते हैं, नहीं, ये पॉलिटिकल गेम के अंदर अपने आप को बचाने के लिए जी वो ये पॉलिसीज़ लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे भी यही करते हैं, जी तो दे आउटबिट ईच अदर। जी ये नहीं कि जब बिलावल भुट्टो ने ये कहा तो कोई पाकिस्तान में उसकी बड़ी तारीफ हुई। जी मैंने जो हैं वहाँ के टॉक शोज़ वो क्या नाम है उनको तनकीद करते सुना इनके जी ऊपर। जी और जब ये जनरल बाजवा ने ऐलान किया था तो रऊफ़ क्लासरा हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया जी कि यार ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बाकी लोगों ने भी किया, जी लेकिन हमारी सियासी जो हैं वो लोग मिनिस्टर्स जी उन्होंने उससे सैबोटाज कर दिया। जी तो पाकिस्तान का मसला ये है कि यूज़ इस द इस्लामिक कार्ड जब अपोजिशन आपको अटैक कर रही है, और जब आप समझते हैं कि मेरा कोई अटेंशन लोग नहीं ले रहे, जी तो मैं इस्लामिक ये इंडिया वाला कार्ड, एंटी इंडिया कार्ड प्ले करूँगा, तो शायद